इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड्स, जैसे हम सीपीसी के लेक्चर देख रहे थे, जहाँ पे हमने सीपीसी के पार्ट 2 जहाँ निष्पादन संबंधित सेक्शन 35 तक के प्रोविजंस हमने कवर कर लिए थे। और यदि आप नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सीपीसी के प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप जाके सारे लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 45 तक के प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट आता है या फिर कोई क्वेरी है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेक्शन 36 है वो क्या बात करता है, आदेशों का लागू होना। अब जो कोर्ट के द्वारा कुछ आदेश दिया जा रहा है उसको लागू कैसे होगा, ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में बता रहा है सेक्शन 36। वो है आदेश का एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा। तो इस संहिता के डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंधों के बारे में यह समझा जाएगा। किसके बारे में? सीपीसी में जो डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित जो उपबंध दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं, उसके बारे में क्या समझा जाएगा कि वे आदेशों के निष्पादन में भी लागू होंगे। अब कहाँ तक लागू होंगे? जहाँ तक कि वे लागू किए जा सकते हैं। यदि पूरे लागू किए जा सकते हैं तो पूरे लागू हो जाएंगे। यदि उसका कुछ भाग लागू होता है तो उसका कुछ भाग लागू हो जाएगा। किसका? डिक्रियों के निष्पादन संबंधित प्रोविजंस का। कहाँ पे लागू होगा? आदेशों के निष्पादन में भी लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ है इम्पोर्टेंट, और कौन सी है सेक्शन 36 में, कि जो डिक्रियों का निष्पादन है और आदेशों का निष्पादन, दोनों में क्या संबंध? डिक्रियों का निष्पादन में डिक्री के संदाय संबंधित प्रोविजन भी शामिल है, और आदेशों के निष्पादन में आदेशों के संदाय के उपबंध भी इसमें शामिल है। तो ये दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बढ़ते आगे सेक्शन 37। सेक्शन 37 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यदि आप इसकी हेडिंग में याद कर लेते हैं ना, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या बताएगा कि न्याय डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा क्या होगी। जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय हैं, ठीक है ना, उसके पद के अंतर्गत क्या आएगा कि जहाँ निष्पादित की जाने वाली डिक्री अपीलीय अधिकारिता के, अर्थात किसकी अधिकारिता में डिक्री कब पारित की जा रही है? अपीलीय अधिकारिता में पारित की जा रही है, वहाँ पर प्रथम बार का न्यायालय किसके अंतर्गत आएगा? डिक्री पारित करने वाले न्यायालय पद के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि मान लीजिए प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर क्या वह होगा कि वह न्यायालय आएगा जो, यदि वह बात जिसमें डिक्री पारित की गई है, डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन देते समय, अर्थात कब? जब डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन दिया जा रहा है उस समय पे क्या कर सकता था? विचारण करने की अधिकारिता रखता था, तो वह न्यायालय आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। इसमें सिर्फ आपके सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप सेक्शन याद रखिए, बाकी इसके अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 38। ये इजी है कि वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। अब डिक्री निष्पादित किसके द्वारा की जाएगी? अब डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या जिसे निष्पादन के लिए भेजा गया है उसके द्वारा निष्पादित की जाएगी। अब मान लीजिए ये जो ए नाम का कोर्ट है और ये बी नाम का कोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ए नाम का कोर्ट है, उसने डिक्री पारित की है, तो वह क्या कर सकता है? उसका एग्जीक्यूशन भी कर सकता है, उसको निष्पादित भी करा सकता है। लेकिन यदि न्यायालय यहाँ पर भी कर सकता है, ठीक है ना, दूसरे अन्य कोर्ट को भी क्या कर सकता है? सक्षम न्यायालय जो होते हैं उनको भी क्या कर सकता है? डिक्री का निष्पादन करने के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई, कौन कौन सी? पहला क्या है कि या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा? उसका निष्पादन किया जाएगा, या तो जिसे निष्पादन के लिए भेजा गया है उसके द्वारा डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है। उसके बाद है डिक्री का अंतरण। अब डिक्री का अंतरण कब होगा और किस लिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर, अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी? हाईलाइट करिए। डिक्रीदार के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजेगा। अब यहाँ नहीं, यह नहीं कि यदि कोई कोर्ट है तो किसी भी ऐसे कोर्ट को भेज दे निष्पादन के लिए।
यदि सामने वाला जो कोर्ट है वो निष्पादन कराने के लिए सक्षम है, उस कैपेबल है, अधिकारिता है, तभी उसको क्या किया जाएगा, डिक्रीदार के आवेदन पर डिक्री का अंतरण किया जाएगा। अब ये अंतरण किया क्यों जाएगा, अब ये नीचे बताया गया है आपका। जो हमारा फर्स्ट है, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, जब जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, ऑब्वियस सी बात है कि वो निर्णित ऋणी होगा, ठीक है ना। तो वह ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थायी सीमाओं के भीतर वास्तव में निवास या कारोबार करता है। अर्थात दैट मीन्स कि जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वो किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की सीमाओं, स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या फिर कारोबार करता है, तो वह क्या करेगा, डिक्री के आवेदन पर वहाँ पर उस डिक्री को अंतरित कर सकता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन यह है कि यदि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो ऐसी डिक्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के अधिकारिता की स्थायी सीमाओं के भीतर नहीं है। अर्थात जिसने डिक्री पारित की है जिस संपत्ति के बारे में, तो वह संपत्ति क्या है, उसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता के बाहर है, उसकी स्थानीय सीमाओं में भीतर स्थित नहीं है वह संपत्ति, तो क्या कर सकता है, उस डिक्री का अंतरण कर सकता है। उसके बाद है सी नंबर, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय परिधान का निर्देश देती है। तब अब मान लीजिए किसी ए नाम का जो कोर्ट है, इसने किसी ऐसी संपत्ति का विक्रय या परिधान करने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है, जो इसके अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में वह संपत्ति नहीं है। किसी अन्य जैसे मान लीजिए बी नाम का कोर्ट है, यहाँ इसकी अधिकारिता में कोई संपत्ति स्थित है, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, डिक्री का अंतरण इस कोर्ट में किया जा सकता है, लेकिन वह तभी किया जाएगा जब यह कोर्ट क्या होगा, उसके एग्जीक्यूशन करने के लिए, इसका डिक्री का निष्पादन करने के लिए सक्षम हो। उसके बाद है डी नंबर, यदि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह विचार करता है कि डिक्री का निष्पादन ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या है, यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी अन्य कारण से क्या करना है, कि डिक्री का अंतरण किया जाना है दूसरे न्यायालय को, तो वहाँ पर जिस कारण से किया जाना है, तो वहाँ पर क्या करेगा, वह लेखबद्ध करेगा, उसके बाद किसी अन्य कोर्ट को डिक्री का अंतरण कर देगा। उसके बाद है सेकंड क्लॉज, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वप्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकेगा। अब जो न्यायालय है या तो स्वयं, ठीक है ना, स्वयं की प्रेरणा से, यदि उसको ऐसा लगता है कि हाँ इसको भेजना चाहिए, डिक्री का अंतरण करना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको क्या कर सकता है, निष्पादन के लिए भेज सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया है। और उसके बाद है सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या बात करता है, किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण। अब ऊपर हमने जब पढ़ा तो वो किसी एक स्टेट में था, ठीक है ना, एक स्टेट के अंतर्गत जो न्यायालय आते हैं उनमें से डिक्री का अंतरण किया जा रहा था, लेकिन जो सेक्शन 40 है वो क्या बात करता है कि किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण। जहाँ डिक्री किसी अन्य राज्य में निष्पादन के लिए भेजी जाती है, वहाँ वह ऐसे न्यायालय को भेजी जाएगी और ऐसी रीति से निष्पादित की जाएगी जो उस राज्य में प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की जाए। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये एमपी हो गया और ये यूपी हो गया। अब ये दो राज्य हो गए। अब यहाँ से क्या है कि निष्पादन के लिए यूपी में जब भेजा जाता है, डिक्री का अंतरण किया जाता है, तो यहाँ पर जो भी नियम चलते हैं, जिस नियम के अनुसार न्यायालय डिक्री अंतरित करता है, ठीक है ना, डिक्री का निष्पादन करता है, उसके अनुसार किया जाएगा, ना कि एमपी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूपी में जो भी नियम कानून चलते होंगे, जिस कानून के अनुसार ऐसा निष्पादन किया जाता होगा, उसके तहत क्या किया जाएगा, डिक्री का अंतरण किया जाएगा और निष्पादित कराया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 41, निष्पादन कार्रवाइयों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। अब मान लीजिए डिक्री का अंतरण तो हो गया दूसरे कोर्ट में, अब क्या होगा कि वह न्यायालय जिसको निष्पादन के लिए डिक्री भेजी गई है, तो ऐसी डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को ऐसे निष्पादन का तथ्य या जहां पूर्व कथित अर्थात डिक्री का निष्पादन वाला कथन न्यायालय निष्पादित करने में असफल रहता है, वहां ऐसी असफलता रहता है, वहां ऐसी असफलता की परिस्थितियों को प्रमाणित करेगा। अब यहाँ पे बस इतना ही बताया गया है
कि मान लीजिए बी नाम का जो कोर्ट था उसको भेजा गया ए नाम के कोर्ट के द्वारा डिक्री निष्पादन के लिए। अब मान लीजिए बी जो है असफल रहता है, तो वह असफलता का जो परिस्थितियां हैं, ठीक है ना, अब उस पर निष्पादन क्यों नहीं हो पाई, तो ये चीज़ क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा और इसको क्या करेगा, ए नाम के कोर्ट को रिटर्न कर देगा, लौटा देगा वहाँ पे उस डिग्री को। बस इतनी ही बात बताया गया है सेक्शन 41 में। परिस्थितियाँ, किस परिस्थितियों का असफल हुआ है वो चीज़ क्या करेगा, प्रमाणित करेगा। उसके बाद है सेक्शन 42, अंतरिम डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। अब न्यायालय की क्या शक्तियाँ होगी अंतरिम डिक्री के निष्पादन में। अब मान लीजिए इसे ए नाम का कोर्ट था, बी नाम के कोर्ट को क्या किया है, डिक्री अंतरित की है, तो बी के पास क्या पावर होगी उसके निष्पादन में, ये चीज़ बताया गया है सेक्शन 42 में। आंतरिक डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय की वही शक्तियाँ होंगी जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की होती है, यदि वह डिक्री निष्पादित करता है। तब मान लीजिए जो ए नाम का कोर्ट था और बी है बी नाम का, अब यहाँ पर जो इसको अंतरित तो कर दिया डिक्री, तो यहाँ पर उसकी वही शक्ति होगी उसके निष्पादन में जो यहाँ पर ए की होती, यदि यह निष्पादित करता कौन, ए। बस इतनी सी बात बताया गया है आपका सेक्शन 42 में। अब सेक्शन 43 44 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बीच के, ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट जो भी है उसको हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद है सेक्शन 45, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन। अब हमने देखा ऊपर कि एक राज्य के अंतर्गत, ठीक है ना, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में डिक्रियों का अंतरण हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है, यदि जो डिक्री का निष्पादन है वो कहाँ किया जा रहा है, भारत के बाहर किया जा रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, यहाँ पे बताया गया कि भाग 2 अर्थात जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी पूर्वगामी धाराओं में से, मतलब 45 के पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है ना, उतने का जितना न्यायालय को किसी अन्य न्यायालय में निष्पादन के लिए डिक्री भेजने के लिए सशक्त करती है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी राज्य में के न्यायालय को केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित किसी ऐसे न्यायालय निष्पादन के लिए डिक्री भेजने के लिए सशक्त करती है जिसके बारे में उस राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया है कि उसे यह धारा लागू होगी। अब मान लीजिए राज्य सरकार ने क्या किया है कि किसी राजपत्र में सूचना द्वारा घोषित किया है कि उसे यह धारा लागू होगी, तो वहाँ पर भी क्या किया जाएगा, डिक्री का निष्पादन किया जाएगा। लेकिन कहाँ पे, जो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर कोई ऐसे स्थापित किया गया है न्यायालय, तो वहाँ पर भी निष्पादन के लिए क्या किया सकता है, भेजा जा सकता है। लेकिन तभी भेजा जा सकता है जब राज्य सरकार ने क्या किया हो, यह राजपत्र में सूचना द्वारा घोषित किया हो कि यह धारा उसे यह लागू होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेक्शन 36 से लेकर 45 तक के प्रोविजंस। और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्शन 46, जहाँ पे बताया गया है प्रिसिप्ट्स के बारे में, आज्ञा पत्र के बारे में। आज्ञा पत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।